हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नवोदय एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड हिस्ट्री का एक नया टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम आज स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड इतिहास का जो मध्यकाल पड़ता है, यानी कि ऐतिहासिक काल हमने पहले पढ़ा के ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर हमने आधे ऐतिहासिक काल पढ़ा उत्तराखंड का, और ऐतिहासिक काल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ऐतिहासिक काल में हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा, जहाँ पे हमने कुलिंद वंश के बारे में पढ़ा, युगसैन वंश के बारे में पढ़ा, कुलोत वंश, नाग वंश, कुषाण वंश, ठीक है, और छगलेश वंश, पौरव वंश, कार्तिकेय राजवंश। तो इन सब के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, वो हमने पढ़ा था प्राचीन उत्तराखंड के इतिहास में। यहाँ से हम बात करेंगे आज मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, तो मध्यकालीन उत्तराखंड के इतिहास में हमें तीन जो वंश हमें प्रमुख रूप से पढ़ने के लिए मिलते हैं। एक तो मिलता है कत्यूरी राजवंश, दूसरा मिलता है हमें परमार वंश, और तीसरा मिलता है चंद वंश। ठीक है, तो तीन वंशों के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि कार्तिकेय राजवंश हमने इससे पहले पढ़ लिया था, और आज हम यहाँ पे बात करेंगे कत्यूरी राजवंश के बारे में। तो आज यहाँ पे हेडिंग आपके पास कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश जो था, ऐसा संभवतः ऐसा कहा जाता है कि कार्तिकेय राजवंश के साथ साथ ही जो था, ये भी उधर इसका हो रहा था, और ये अलग अलग शाखाओं में ये बटा हुआ था। इसकी मुख्यतः जो हमें जानकारी मिलती है, इसका जो स्रोत जो रहा है वो मिलता है जो लोक गाथाएं हैं और जागर। ठीक है, लोक गाथाओं और जागरों से जो है हमें इसकी जानकारी मिलती है स्थानीय लोगों के द्वारा कत्यूरी राजवंश के बारे में जो बताया जाता है। ठीक है, इसकी अनेक शाखाएं रही हैं, जो यानी कि अगर बात करें इनकी ऐसे अनेक शाखाएं कत्यूरी राजवंश की रही हैं, जैसे कि बैजनाथ शाखा। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसकी अलग अलग जो बटी हुई थी, एक थी बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा। पहली थी बैजनाथ शाखा, दूसरी पाली पछाऊ शाखा, तीसरी थी अस्कोट शाखा, सीरा शाखा, बैजनाथ, पाली पछाऊ, अस्कोट, सीरा, डोटी शाखा, तो ये अनेक जो रही हैं वो कत्यूरी राजवंश की शाखाएं रही हैं। कत्यूरी राजवंश जो था वो सब जो था, इनमें क्या था, अलग अलग तरीके से ये फैला हुआ था, और इनमें जो थी वो सबसे जो प्रमुख रही है वो रही है जो अस्कोट और डोटी के जो रहे हैं, उनमें था एक आसंत देव वंश। ठीक है, अस्कोट और डोटी में जो मुख्य तौर पर रहा है, जो सबसे प्रसिद्ध रहा है वो रहा है आसंत देव वंश। आसंत देव वंश सबसे प्रसिद्ध रहा है, और इस वंश के अंतर्गत जो थे वो आते थे अस्कोट के रजवार। अस्कोट की जो रजवार शाखा जो थी, अस्कोट के रजवार, और डोटी के मल्ल। तो डोटी के मल्ल हो गए, और अस्कोट के रजवार जो थे वो मुख्यतः इन्हीं से ये बनता है। शाखा जो वंश जो रहा है इन्हीं के अंतर्गत रहा है, इन्हीं से जो बनता है आसंत देव वंश, जिसका जो संस्थापक जो था, यानी कि आसंत देव वंश का संस्थापक जो था वो था आसंती देव। कौन था? आसंती देव जो था वो आसंत देव वंश का शासक था। आसंत देव वंश का शासक कौन था? वो था संस्थापक कौन था? वो आसंत देव था। ठीक है, और आसंत देव वंश जो था वो मुख्य रूप से अस्कोट के रजवार और डोटी के मल्ल जो थे इसके अंतर्गत आते थे। आसंत देव वंश की जो प्रथम राजधानी जो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पहली राजधानी इसकी रही है जोशीमठ। पहली राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी, और दूसरी राजधानी थी रणचूला कोट। दूसरी राजधानी कहाँ थी? रणचूला कोट। तो ये इसकी दो राजधानियां रही हैं आसंत देव वंश की। तो आसंत देव वंश की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? जोशीमठ थी, और दूसरी राजधानी थी वो कहाँ पर थी? रणचूला कोट थी। ठीक है, जोशीमठ से एक ग्रंथ मिला हुआ है जो कि हस्तलिखित है। जोशीमठ जो है, यानी कि चमोली जोशीमठ से एक हस्तलिखित ग्रंथ मिला हुआ है, गुरुपादुक। ठीक है, गुरुपादुक जो है एक गुरुपादुक एक ग्रंथ मिला हुआ है,
हस्तलिखित ग्रंथ है जो कि मिला है जोशीमठ से। कहाँ से मिला है? जोशीमठ से मिला हुआ है, जहां से हमें दो राजाओं के नाम मिलते हैं। दो राजाओं के यानी कि आसंत देव के बाद जो होता है दो राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें आपके पास आता है बासंती राय और गोरा राय। बासंती राय और गोरा राय। गोरा राय। कत्यूरी राजवंश जो है इसके स्रोत जो है कि कत्यूरी वंश के बारे में हमें जो स्थानीय लोक गाथाओं और जागरों से इसके बारे में पता चलता है। और इसके जो प्रमुख वंश रहे यानी कि कत्यूरी राजवंश की अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ था, जिसमें आपकी बैजनाथ शाखा, पाली पछाव शाखा, अस्कोट शाखा, सीरा शाखा और डोटी शाखा प्रमुख रहे हैं। जिसमें जो था एक सबसे प्रसिद्ध जो रहा है वो रहा है आसंती देव वंश। आसंती देव वंश जो था इसके अंतर्गत आपके अस्कोट के रजवार और डोटी के मल्ल शासक इसके यानी कि अस्कोट का रजवार वंश, रजवार शाखा, अस्कोट शाखा और डोटी शाखा इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आसंती देव वंश की स्थापना जो है वो की थी आसंती देव ने, ठीक है। और इसकी राजधानी यानी कि आसंती देव वंश की प्रथम राजधानी थी जोशीमठ और दूसरी राजधानी थी रणचूला कोट। जोशीमठ से एक हस्तलिखित जो है ग्रंथ मिला है गुरुपादुक, ठीक है। जोशीमठ से एक हस्तलिखित ग्रंथ मिलता है गुरुपादुक, जिसमें आसंती देव के बाद दो राजाओं यानी कि क्रमशः बासंती राय और गोरा राय का नाम मिलता है, ठीक है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो आसंती देव वंश का जो अंतिम जो शासक जो था, आसंती देव वंश जो रहा है इसका अंतिम शासक जो माना जाता है, अंतिम शासक आसंती देव वंश का अंतिम शासक था वो था बीरमदेव, बीरमदेव या ब्रह्मदेव या वीरदेव, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। बीरमदेव, ब्रह्मदेव, मुख्य तौर से ब्रह्मदेव ही इसका नाम आता है, ठीक है। ब्रह्मदेव, वीरमदेव या वीरदेव इसको कहा जाता है। अंतिम शासक जो आसंती देव का वंश का या कत्यूरी वंश का रहा है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि 1398 ईस्वी में हरिद्वार पर के जब यानी कि जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो हरिद्वार में उसका सामना के तैमूर लंग का सामना बीरमदेव या ब्रह्मदेव से हुआ, जहां पर ब्रह्मदेव था वो मारा गया था, ठीक है। ब्रह्मदेव को कुमाऊं के इतिहास में एक अत्याचारी और अत्याचारी शासक के रूप में इसको जाना जाता है। एक अत्याचार पूर्ण जो था शासक था, ठीक है। जिसने क्या था कि चंपावती का जो राजा था विक्रमचंद्र को इसने हराया था, ठीक है। चंपावती का राजा विक्रमचंद्र को भी हराया था किसने? ब्रह्मदेव ने, ठीक है। लेकिन ये 1398 में तैमूरलंग के हाथों मारा गया था। कुमाऊं इतिहास का सबसे अत्याचारी राजा भी इसको कहा जाता है, किसको? बीरमदेव को, ठीक है। कत्यूरी राजाओं में नाम आता है, एक अन्य नाम जो मिलता है वो मिलता है प्रीतम शाह का, ठीक है। प्रीतम देव, क्या होता है? प्रीतम देव। कत्यूरी राजाओं में एक नाम मिलता है प्रीतम देव का, प्रीतम देव, या इसको बोला जाता है पिथौरा शाही। प्रीतम देव या पिथौरा शाही या धामदेव। वह या धामदेव हो गया, धामदेव हो गया, और दुलाशाही, धामदेव या दुलाशाही, इनके नाम जो है वो मिलते हैं कत्यूरी राजाओं में, ठीक है। तो प्रीतम देव और पिथौरा शाही तो एक ही है, ठीक है। तो इनको ही राजा पिथौरा भी कहा जाता है, यानी कि प्रीतम देव या पिथौरा शाही को ही राजा पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, राजा पिथौरा जिनको बोला जाता है। और इन्होंने ही, इन्हीं के नाम पर ही कहते हैं कि पिथौरागढ़ जो हमारा जिला है उत्तराखंड का, पिथौरागढ़ नाम भी दिया गया था। इन्हीं के नाम पर ही पिथौरागढ़ जो है वो नाम भी पड़ा था पिथौरा शाही के नाम पर, ठीक है। पिथौरा शाही ने ही इसको स्थापना की थी। इनकी छोटी रानी थी, यानी कि पिथौरा शाही की छोटी रानी थी जिया रानी। इनकी रानी का नाम था जिया रानी, ठीक है। जिया रानी को पिंगला या प्योला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या कुमाऊं की लक्ष्मी बाई भी इनको कहा जाता है। तो जिया रानी के अनेक नाम आपके पास कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुमाऊं की लक्ष्मी बाई के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। गढ़वाल की झांसी की रानी, देखो गढ़वाल की झांसी की रानी कौन है? तीलू रौतेली है, और कुमाऊं की लक्ष्मी बाई है जिया रानी, ठीक है। साथ ही उनको पिंगला या प्योला के नाम से भी इनको जाना जाता है, जो कि राजा पिथौरा की पिथौरा शाही की छोटी रानी थी जिया रानी, ठीक है। तो कत्यूरी राजवंश जो था कि कत्यूर बैजनाथ में जो वंश जो होता है, जिस वंश की जो स्थापना हुई थी
जिस वंश की स्थापना हुई थी, जो मूलतः जो थे वो कार्तिकेयपुर था। ठीक है, तो यानी कि मूल जो था, जो यानी कि जो आपका जो कत्यूर जो था वो मूल रूप से पहले कात्यूर वंश के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बैजनाथ में। तो मूल रूप से इसका नाम क्या था, वो था कात्यूर। क्या था, कात्यूर। कात्यूर वंश के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर, बैजनाथ में। बैजनाथ में जिस वंश की स्थापना हुई थी वो मूलतः कात्यूर वंश के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कुलसारी अभिलेख से। ठीक है, कुलसारी अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि जो कत्यूरी राजवंश जो था, इसका शुरुआत में यानी जब इसकी स्थापना हुई थी कत्यूर बैजनाथ में, तो कात्यूर वंश के नाम से हुई थी। और ये हमें जानकारी मिलती है कुलसारी अभिलेख में। कुलसारी अभिलेख जो है वो महाराज जतपाल देव का है। किसका है, महाराजा जतपाल देव के कुलसारी अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि जो महाराजा जो आपका कत्यूर राजवंश जो था वो कात्यूर के नाम से हुआ था। ठीक है, तो कहां से मिलती है, जतपाल देव, जतपाल देव देव का कुलसारी अभिलेख। तो जतपाल देव की कुलसारी अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि कत्यूर राजवंश जो था वो कात्यूर के नाम से पहले इसकी जो उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब आगे पढ़ते हैं इसमें। तो यानी कि जो जतपाल देव का जो कुलसारी अभिलेख है, इसमें से कात्यूर नाम दिया गया है। और यही जो आगे गोमती घाटी के नाम पर भी, यहाँ पे गोमती घाटी में भी सब कात्यूर ही नाम पड़ता है। गोमती घाटी का नाम भी कात्यूर घाटी हो गया था। ठीक है, जब कात्यूर घाटी हो गया, क्योंकि कात्यूर घाटी का बैजनाथ जो होता है ना, तो इसी के नाम पर कि कात्यूर के नाम पर ही गोमती घाटी जो होती है उसका नाम भी क्या होता है, कात्यूर, उसका नाम भी पड़ जाता है। और यही जो आगे नाम जो है, यही कात्यूर आगे चल कर क्या हो गया, कत्यूर बन गया, कत्यूरी बन गया। ठीक है, कत्यूर वंश हो गया। क्या बन गया, ये कत्यूर वंश बन गया। ठीक है, यहाँ पे जो तो जो कुनिंद जो रहे इससे पहले, जान कि कुनिंद जैसे थे, पहले कुनिंद वंश जो रहा है कार्तिकपुर राजवंश राजा, तो ऐसा माना जाता है कि इसी की किसी शाखा ने, यानी कि कुनिंद वंश या कार्तिकपुर राजवंश की किसी शाखा ने ही इस राजवंश यानी कि कत्यूर राजवंश की स्थापना की होगी, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, जो कि स्थापना की, जैसे कि उसमें जो किसी भी कैसे इसके वंशज नहीं, यानी कि नहीं कि किसी वंशज ने कत्यूर राजवंश हो सकता है, कुनिंद राजवंश हो सकता है, उसी किसी वंशज ने ही कत्यूर वंश की स्थापना, कार्तिकपुर राजवंश या कुनिंद वंश के किसी शासक ने ही कत्यूर राजवंश की स्थापना की होगी, जो कि यानी कि पश्चिमोत्तर भाग में क्या करती थी, निवास करती थी। केदारनाथ के पश्चिम में क्या करती थी, ये निवास करती थी। ठीक है, तो जैसे कि हमने पुरातात्विक साक्ष्य में, हमें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज मिलती है, जो आपको मिलता है कुलसारी अभिलेख मिलता है, जो कि जतपाल देव का था। और उस जतपाल देव के कुलसारी अभिलेख में ही जतपाल देव की पत्नी का नाम भी मिलता है, जिसमें उसकी पत्नी का नाम कशाणी रानी कहा गया। क्या है, कशाणी रानी जो है वो जतपाल देव की पत्नी का नाम मिलता है। वो कहाँ मिलता है, इसी जतपाल देव की कुलसारी अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और बद्रीनाथ जो कह सकते कि बद्रीनाथ यात्रा के दौरान जो था वो कुलसारी में जो था वो देव मंदिर का निर्माण जो था वो ऐसा माना जाता, संभवतः माना जाता कि जतपाल देव के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, और वहीं पर क्या था, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी थी यहाँ पे स्थापित की गई थी कुलसारी मंदिर में। ठीक है, कुलसारी मंदिर जो है या कुलसारी में देव मंदिर जो है वो मिलता है। इसी के बाद अगर यहाँ पे बात करें तो अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर सूर्य मंदिर। ठीक है, अल्मोड़ा की जो सुयाल नदी के तट पर जो है कटारमल या बड़ादित्य मंदिर, ठीक है, या बूटधारी बड़ादित्य मंदिर जो है की स्थापना जो है, ऐसा कहा जाता है कि कत्यूरी राजा जो थे कटारमल, ठीक है, तो कत्यूरी राजा कटारमल देव ने ही कटारमल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कौन था वो, कटारमल। तो देखो कटारमल ने ही क्या क्या था, कटारमल मंदिर का निर्माण किया था, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर स्थित है कटारमल बड़ादित्य सूर्य मंदिर जो है। ठीक है, और कटारमल जो क्या, कटारमल कौन था, ठीक है, डोटी और मल्ल जो राजा थे, डोटी के मल्ल राजा और अस्कोट के जो अस्कोट का जो शाखा जो थी, अस्कोट की रजवार शाखा जो थी, वो दोनों इसी वंश के अंतर्गत, आसंजदीय वंश के अंतर्गत आता था। तो डोटी का राजा था, तो डोटी का राजा कौन था, वो था आपका कटारमल। कटारमल डोटी, डोटी मतलब नेपाल। ठीक है, तो नेपाल का जो अस्कोट जो राजवली जो थी, उसका जो इससे जानकारी जो हमें मिलती है वो पता चलता है, डोटी यानी कि मल्ल नेपाल का राजा जो था,
या डोटी नेपाल जो है इसके राजा यानी कि कटारमल देव, ठीक है। डोटी नेपाल या अस्कोट राजवलियों से ही हमें इसकी जानकारी मिलती है कि कटारमल ने सुयल नदी के तट पर सूर्य मंदिर के कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। जिया रानी जो थी कि जिया रानी का जो जागरों के अनुसार जो होता है कि या जिया रानी के जो जागर हैं उसमें पता चलता है कि उसके पुत्र जो था धामदेव, ठीक है। तो पाली बछाओं की जो वंशावली मिलती है जिया रानी की जागरों में, तो पता चलता है कि तो धामदेव या तुर्क सुल्तान का जो था वो एक युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसी के समय एक धामदेव के समय ही एक नृत्यांगना जो थी वो बहुत फेमस थी, छमुना पातर, ठीक है। तो उसका नाम था छमुना पातर, जो कि धामदेव के समय जो थी वो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना हुआ करती थी, ठीक है। धामदेव के दो पुत्र थे, एक था लाडम शाही, दूसरा था मालू शाही। धामदेव के दो पुत्र हुए हैं, लाडम शाही और मालू शाही। मालू शाही के बारे में आपने देखा होगा कि जो राजुला मालू शाही, ठीक है, राजुला मालू शाही की प्रेम कथा जो है, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल की जो एक प्रेम प्रसंग जो है, जो आज के कल की जो लोक गाथा है जो बहुत प्रसिद्ध जो बनी हुई है, ठीक है। तो बहुत प्रसिद्ध एक लोक गाथा है वो इसी की थी, जो धामदेव का पुत्र मालू शाही थी। और जो मालू शाही जो था वो बैराट या चौखोटिया का रहने वाला था, जबकि जो राजुला जो थी वो आपकी दारमा की सौख्याणी थी। और इन दोनों के प्रेम प्रणय का जो संगम होता है, प्रेम प्रणय से संबंधित जो लोक गाथाएं होती हैं वो राजुला मालूशाही लोक गाथाओं के नाम से जानी जाती हैं। तो मालूशाही और लाडम शाही वो किसके पुत्र थे? वो थे धामदेव के, ठीक है। और धामदेव किसका पुत्र था? वो था जिया रानी का पुत्र था, ठीक है। जिया रानी किसकी पत्नी थी? वो थी पिथौरा शाह की पत्नी थी। तो इसका मतलब पिथौरा शाह का ही पुत्र क्या था? धामदेव था, ठीक है। पिथौरा शाह के बाद क्या आता है? धामदेव। धामदेव के बाद धामदेव को दुल्ला शाही के नाम से भी जाना जाता है। उसका पुत्र क्या रहा है? उन्हीं के पुत्र दो, यानी कि धामदेव के दो पुत्र हुए हैं, लाडम शाही और मालू शाही, ठीक है। कत्यूरी राजाओं की जो अनेक इन्होंने उपाधियां धारण की थी, जैसे कि इन्होंने उपाधियां धारण की थी रजवार, ठीक है। कत्यूरी राजाओं की अस्कोट के रजवार, तो रजवार जो थी इनकी प्रमुख उपाधि थी। क्या थी? प्रमुख उपाधि क्या थी कत्यूरी की? वो थी कत्यूरी राजाओं की वो थी रजवार थी। और इनका मूल निवास कहा जाता है, कत्यूरी जो थे मूल निवास इनका राजस्थान माना जाता है, ठीक है। मूल निवास कहाँ माना जाता है इनका? राजस्थान इनका मूल निवास माना जाता है, ठीक है। राजस्थान इनका मूल निवास माना जाता है। अब जो पिथौरा शाही जो रहे, यानी कि पिथौरा शाही जो है रणचूला कोट जिनकी राजधानी थी, तो पिथौरा शाही जो रहे हैं रणचूली हाट जो रहा है, यानी कि पिथौरा शाही जो बैजनाथ जो मूल शाखा जो थी उसकी, यानी कि बैजनाथ मूल शाखा जो थी, यानी कि जो आपका पिथौरा शाह जो रहा है वो बैजनाथ शाखा जो रही है। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो बैजनाथ जो मूल शाखा जो थी कत्यूरियों की, इसका सबसे शक्तिशाली और अंतिम शक्तिशाली राजा जो था वो पिथौरा शाही ही माना जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली राजा जो था वो पिथौरा शाही माना जाता है, जिसने क्या किया था कि 1418 में, यानी कि पिथौरा शाह ने ही इसने 1418 में जो था 1418 में पिथौरा शाह ने रानी बाग, जिसका पुराना नाम था चित्रशिला, ठीक है। तो रानी बाग का पुराना नाम क्या था? चित्रशिला। तो रानी बाग में ही उसने तुर्कों को क्या किया था? परास्त किया था, तुर्कों को परास्त किया था। लेकिन बाद में जो था वो मारा गया था पिथौरा शाह। तो उसके बाद जो है कि पिथौरा शाह की रानी जो थी, यानी कि जिया रानी ने कमर कसी और फिर वो जो थी उन्होंने तुर्कों या रोहिलों के साथ क्या उसने युद्ध किया। कहाँ पर? रानी बाग नामक स्थान पर। तो चित्रशिला का नाम जो था वो जिया रानी के नाम पर ही रानी बाग पड़ा है, ठीक है। तो रानी बाग जो नाम पड़ता है वो किसके नाम पर पड़ता है? वो पड़ता है जिया रानी के नाम पर। तो पुराना नाम क्या था इसका? रानी बाग का, वो था चित्रशिला। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी जो बैजनाथ शाखा थी, बैजनाथ शाखा का जो अंतिम जो मूल शाखा जो थी कत्यूरियों की, उसका सबसे शक्तिशाली और अंतिम जो राजा रहा है वो रहा है पिथौरा शाह। पिथौरा शाह जो था वो 1418 में इसने तुर्कों से या रोहिलों से इसने युद्ध किया था, जहां पर उन्होंने उसको परास्त किया था। लेकिन फिर दोबारा कुछ कारण दोबारा जो आक्रमण हुआ था तो उसमें पिथौरा शाह जो था वो मारा जाता है या हार जाता है। तो उसकी पत्नी जो थी, यानी कि जिया रानी, जिसकी छोटी रानी जिया रानी ने तलवार उठाई और फिर डटकर जो था वो तुर्कों और रोहिलों का उसने आक्रमण जो उसका यानी कि युद्ध उसके साथ किया। लेकिन उस युद्ध में वो भी मारी गई थी। लेकिन उसके बाद जो जिस स्थान पर उन्होंने युद्ध किया था, चित्रशिला नामक स्थान पर युद्ध किया था, उसको जिया रानी की याद में फिर
रानी का बाग कहा गया, यानी कि जिया की रानी या रानी का बाग। ऐसा भी कहते हैं कि युद्ध से थककर जब रानी जो थी उस जगह पर पहुंची थी तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। ठीक है, रानी बाग चित्रशिला नामक स्थान पर एक बगीचा या बाग जो था वो बहुत अच्छा वहाँ पे बाग हुआ करता था। तो ऐसा कहा था युद्ध से जब वो आ रही थी तो उन्हें वो बाग बहुत पसंद आ गया था और वहाँ पर ही उन्होंने ठहरने की वहाँ पर व्यवस्था की थी या तो अपने ठहरने का वहाँ पर मन बना लिया था। तो अलग अलग कहानियाँ इसकी मिलती हैं, तो कौन सी सही है, क्या चीज़ सही है। तो और ये ऐसे भी कहा था कि वहाँ पर रानी बाग नामक स्थान पर उन्होंने युद्ध किया था तुर्कों के साथ। ठीक है, तो वहां पर उनका मन बस गया था या मन लग गया था, तो उन्होंने क्या किया, उसी जगह पर कुछ दिन ठहरने की यहाँ पे मांग की या घोषणा की। तो उसके बाद या निश्चय किया उन्होंने वहां पर रहने का, तो इसीलिए उसको रानी का बाग कहा गया, यानी कि रानी बाग कहा गया। और फिर ऐसा भी कहा था कि इसी जगह पर यानी कि चित्रशाला नामक रानी बाग में ही उन्होंने तुर्कों या रोहिणों के साथ आक्रमण किया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कत्यूरी जो राजवंश था, यानी कि कत्यूरी जो राज्य था, कत्यूरी राज्य की अगर हम बात करें, कत्यूरी राज्य जो था वो सबसे पहले तो प्रांतों में डिवाइड होता था, प्रांत राज्यों में डिवाइड होता था। ठीक है, प्रांत जो थे वो विषयों में डिवाइड होते थे, विषय या जिले। ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश, तो कत्यूरी राज्य क्या कहलाते थे, वो शासक जो होता था, तो राज्य का शासक क्या था, तो नरेश होता था। कत्यूरी राजवंश का शासक क्या होता था, जो सबसे ऊपर था राजा क्या था, वो नरेश था। ठीक है, प्रांत का यानी कि जो उसके राजा के नीचे जो थे, जो कत्यूरी राज्य था उसको अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया था और उसको कहा जाता था उपरिक। ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, उपरिक कहा जाता था। और उपरिक मतलब होता है राज्यपाल। जैसे हम प्रेजेंट टाइम है, भारत है ना, देश है, देश को क्या है अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया गया है और राज्य का प्रथम नागरिक क्या हो गया, राज्यपाल हो गया। उसी प्रकार से राज्य का शासक यहाँ पे क्या होता था, उपरिक होता था। प्रांत यानी कि राज्य का जो शासक था, प्रांत का शासक था उपरिक या राज्यपाल। फिर जो प्रांत जो थे उनको अलग अलग जिलों में, जैसे हमारा राज्य है, राज्य को अलग अलग जिलों में डिवाइड किया गया है, तो उसी प्रकार से राज्य को अलग, प्रांत को अलग अलग जिलों में डिवाइड किया गया और विषय में डिवाइड किया और इसके कहा गया था विषयपति। और इसे क्या कहा गया, विषयपति, इसके शासक को कहा जाता था विषयपति। ठीक है, तो लोक गाथाओं के अनुसार जो है यहाँ पर मुख्य रूप से जो लोक गाथाएं हैं, यहाँ पर हमें 4 जिलों के बारे में जानकारी मिलती है। कत्यूरी राजवंश के अंतर्गत जो रहे हैं वो 4 विषय रहे हैं। 4 विषयों की अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पे रहा है कार्तिकपुर विषय। कार्तिकेयपुर विषय जो थे वो आपका जो प्राचीन कत्यूर वंश उत्पन्न हुआ है, तो जोशीमठ से गोमती तक, जोशीमठ से गोमती तक फैला हुआ था कार्तिकेयपुर। ठीक है, तो पहला आपके पास क्या विषय बनता है, इसमें यहाँ पे पहला आता है कार्तिकेयपुर विषय बोले या जिला जो होते हैं। ठीक है, पहला जिला था इसका कार्तिकेयपुर, जो कार्तिकेयपुर राजवंश जो था, कत्यूरी जो है, कत्यूरी जो डिवाइड उसका पहला राजवंश था आपका, जो पहला विषय जो था जिला था कार्तिकेयपुर था। ठीक है, दूसरा था टंकणपुर, दूसरा क्या था, टंकणपुर, दूसरा था टंकणपुर। टंकणपुर विषय जो था वो आपका अलकनंदा से भागीरथी तक फैला हुआ था। अलकनंदा से भागीरथी का संगम जो है वो कहाँ तक होगा, आपके पास देवप्रयाग जो आपके पास है, कि देवप्रयाग तक फैला हुआ था। यानी कि अलकनंदा भागीरथी का जो संगम है देवप्रयाग से लेकर अलकनंदा उपत्यका तक ये फैला हुआ था, अलकनंदा तक ये फैला हुआ था टंकणपुर। ठीक है, तीसरा इसमें मिलता है अंतराग। अंतराग, अंतराग तीसरा जिला हुआ करता था। अंतराग जो कि आपका भागीरथी से अलकनंदा के बीच का जो एरिया पड़ता है वहां पर वो था, उसको कहा गया है अंतराग कहा गया है। ठीक है, वहीं चौथा था ऐशाल। ऐशाल, ऐशाल जो जिला जो था वो आपका भागीरथी से यमुना तक फैला हुआ था। ठीक है, और वहीं पे एक और मिलता है मायापुर घाट, और मायापुर घाट जो आपका सतलज यमुना दोआब से लेकर इनकी कालीगंगा दोआब तक ये फैला हुआ था। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें 4 विषय के बारे में जानकारी मिलती है, कार्तिकेयपुर, टंकणपुर, अंतराग और ऐशाल। कार्तिकेयपुर कहाँ से कहाँ तक फैला था, अलकनंदा से जो आपका जोशीमठ से गोमती तक फैला हुआ था कार्तिकेयपुर। ठीक है, और टंकणपुर जो आपका था वो देवप्रयाग से लेकर से ऊपर जो था अलकनंदा तक का जो क्षेत्र जो पड़ता है, और अंतराग जो था वो भागीरथी से अलकनंदा का मध्यवर्ती क्षेत्र, और ऐशाल जो था वो आपका भागीरथी से यमुना तक का जो क्षेत्र पड़ता था वो ऐशाल में यहाँ पे माना जाता था। इसी के समय जो था कत्यूरी राजवंश के समय ही 1191 में अशोक चल, नेपाल के राजा अशोक चल ने गढ़वाल पर हमला किया था। तो 1191 में यानी कि कुमाऊं पर
गढ़वाल बोलते थे पे कुमाऊं पर जो था 1191 में नेपाली एक राजा हुआ करते थे। नेपाली एक राजा हुआ है अशोक चंद। अशोक चंद ने 1191 में क्या किया था, कुमाऊं पर इसने आक्रमण किया था, कि कत्यूर घाटी पर इसने आक्रमण किया था कत्यूर वंश के समय, क्योंकि उस समय कत्यूर वंश का शासन चल रहा था। तो कत्यूर वंश पर इसने क्या किया था, आक्रमण किया था 1191 में, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र पर। ठीक है, कौन था 1191 में? अशोक चंद। 1191 में अशोक चंद ने आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अशोक चंद ने आक्रमण क्या था, जिसमें उसने क्या किया कि कत्यूरी जो राज्य था उससे कई भागों पर उसने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया था। और इसकी जानकारी हमें मिलती है, वो मिलती है हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। किसे मिलती है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। गोपेश्वर त्रिशूल लेख किसका है? वो है आपके नागवंश के गणपति नाग का जो पे है, उसी में हमें जो गोपीनाथ मंदिर में गोपेश्वर त्रिशूल लेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, कि अशोक चंद ने जो था 1191 में इसने कत्यूर घाटी पर इसने आक्रमण किया था। दूसरा जो रहा आक्रमण, जो नेपाल के एक राजा रहे हैं 1223 में इसने आक्रमण किया था, वो था कराचल देव। कौन था? कराचल देव। कराचल देव ने भी कुमाऊं क्षेत्र यानी कि कुमाऊं के कत्यूरी क्षेत्र पर जो था 1223 में आक्रमण किया था, जो कि नेपाल का ही शासक था। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, कराचल देव का जो जानकारी मिलती है वो बालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, तो बालेश्वर ताम्रपत्र यानी कि बालेश्वर मंदिर में है, ये बालेश्वर मंदिर के ताम्र लेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। बालेश्वर मंदिर के ताम्र लेख से हमें जानकारी मिलती है कि कराचल देव ने 1223 में कत्यूरी वंश पर जो था इसने आक्रमण किया था। इसी समय एक और वंश यहाँ पे आता है, यानी कि कत्यूरी राजवंश के समय ही एक चक्रा यानी कि चक्राता, चक्राता में एक वंश का यहाँ पर होता है जिसको बोला जाता है बहुबाण वंश। बहुबाण वंश, ठीक है, चक्राता में एक वंश का उद्भव होता है बहुबाण वंश, जिसका जो पुरानी चक्राता का पुराना नाम जो था वो था एक चक्रा। तो इसी के समय कि जब कत्यूरी वंश कुमाऊं पर शासन कर रहा था, तो चक्राता यानी कि देहरादून में एक वंश जहाँ पर उत्पन्न होता है जिसका नाम था बहुबाण वंश, इसको बोला जाता था, इसका शासन यहाँ हुआ करता था, जिसके 7 राजाओं के नाम यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें जो सबसे महानतम शासक रहा है वो सूर्यसेन रहा है। ठीक है, तो बहुबाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक सूर्यसेन का नाम मिलता है, और 7 राजाओं ने इसके नाम मिलते हैं कि 7 राजाओं ने बहुबाण वंश से 7 राजाओं ने शासन किया था चक्राता पर। ठीक है, इसी समय जो था एक सिरमौर जो था यानी कि हिमाचल प्रदेश में, सिरमौर प्रदेश में, इसी यानी कि जब कत्यूरी वंश का शासन था उसी समय सिरमौर प्रदेश में राजा देवपाल जो थे उनका शासन था। राजा देवपाल सिरमौर वंश में क्या था, सिरमौर में किसका, राजा देवपाल का शासन था। और इसकी जानकारी हमें मिलती है तबकात ए नासिरी में। किसकी में मिलती है? तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी में हमें इसकी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? वो मिलती है हमें राणा देवपाल के बारे में। तबकात ए नासिरी किसकी पुस्तक है? वो है मिथुन ए सिराज की पुस्तक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिथुन ए सिराज की पुस्तक, मिथुन ए सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासिरी, जिससे हमें ज्ञात होता है राणा देवपाल के शासन के बारे में कि सिरमौर प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश का है, वहां पर जब कत्यूरी वंश गढ़वाल कुमाऊं पर शासन कर रहा था तो सिरमौर पर राजा देवपाल का शासन था। और इस तबकात ए नासिरी से हमें ज्ञात होता है कि बलबन ने जो था, यानी कि जो बलबन जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, गुलाम वंश में हम पढ़ते हैं, बलबन ने जो था यहाँ पर आक्रमण किया था। बलबन ने आक्रमण किया था क्योंकि इसने क्या करता था, देवपाल राजा देवपाल ने क्या करता था कि बलबन के जो विद्रोही जो थे उनको क्या करता था, आश्रय दे दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो बलबन ने कहा इसके विद्रोह किसने यहाँ पर आश्रय दिया था। ठीक है, इसी के समय जो था यानी कि कत्यूरी राजवंश के समय ही गंगोली हाट में एक और शासन कर रहा था एक वंश। कत्यूरी राजवंश के समय की बात हो रही है, गंगोली हाट में मणिकोटी राजवंश, गंगोली हाट में एक राजवंश हुआ करता था मणिकोटी राजवंश। इसी के समय मणिकोटी राजवंश था यहाँ पर शासन कर रहा था गंगोली हाट में। ठीक है, गंगोली हाट में मणिपुर राजवंश। और अस्कोट में जो था वो अस्कोट यानी कि अस्कोट में किसका शासन था? अस्कोट में था ठकुराई शासक।
ठीक है। ठकुराई शासकों जो शासक रहे जिनको रजवार जो थे, सीधी सी बात वही थी, कत्यूरी की थे, कत्यूरी शाखा थी वो, तो रजवार जो थे। और पाल राजाओं का भी शासन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अस्कोट में पाल राजाओं का भी यहाँ पे शासन था, जिसका शासक जो था वो था नागमल्ल था। ठीक है, तो संपूर्ण कत्यूरी शासक जो थे वो डोटी सीरा के रैका राजा कहे जाते थे। तो संपूर्ण जो कत्यूरी जो राजा रहे हैं, जो डोटी सीरा के जो राजा जो रहते थे उनको रैका राजा कहा जाता था, जिनकी राजधानी कहाँ पर थी, सीराकोट थी। ठीक है, कहाँ पर थी, सीराकोट थी। राम सिंह जो है, राम सिंह बताते हैं कि रुद्रचंद ने रुद्रचंद जो रहा है, चंद्रवंश में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो किसी बीच में यानी कत्यूरी वंश जो था इसी बीच में यहाँ पे चंद्रवंश का उदय होता है और गढ़वाल परमार वंश का उदय हो रहा था। ठीक है, तो हम अभी कत्यूरी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी के बीच से, इसके साथ साथ ही दोस्तों हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे चंद्रवंश के बारे में, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कत्यूरी वंश के, क्योंकि कत्यूरी राजाओं जैसे मल्ल राजाओं के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि रुद्रचंद ने जैसे कि हरिमल्ल को हराया था। ठीक है, तो उसी के साथ ही हमारे फिर गढ़वाल में भी हमारा परमार वंश, दो अलग यानी कुमाऊं में यहाँ पर चंद्रवंश आता है और गढ़वाल में आपको परमार वंश आता है। ठीक है, तो कत्यूरी वंश के साथ साथ ही वो चीजें उद्भव हो रही थी वहाँ पे। तो अगर हम कत्यूरी वंश पढ़ रहे हैं तो कत्यूरी वंश के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम गढ़वाल के बारे में, कुमाऊं के बारे में, परमार वंश और चंद्रवंश के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो राम सिंह जो है, राम सिंह के अनुसार रुद्रचंद ने जो सीरा का जो हरिमल्ल, सीरा का शासक था हरिमल्ल को उसने क्या किया था, पराजित कर उसने सीरा पर अधिकार किया था। ठीक है, तो लोहाघाट में जो था उस समय जो था वो सुई राजा जो थे, राजा का स्थापक था। तो लोहाघाट जो था उस समय यानी कि जब सुई नामक राजा जो सोमचंद जब आता है, जब सोमचंद आता है यहाँ पर कुमाऊं में, तो जो सुई नामक वहाँ पे एक राज्य हुआ करता था लोहाघाट में, और सुई नामक राज्य जो था वहाँ पर शासन कर रहा था ब्रह्मदेव, कत्यूरी वंश। फिर आ गया ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्मदेव हमने ऊपर देखा ना कि 1198 में मारा जाता है, वो किसके हाथ, तैमूरलंग के हाथ। लेकिन उससे पहले जो था लगभग 1020 से 1025 के आसपास जो था वहाँ पर शासन हो जाता है चंद्रवंश की स्थापना कर देता है सोमचंद। ठीक है, तो जब 1198 में तो मारा गया था, तो 1120 या 25 ऐसा कुछ है ना, तो अभी प्रॉपर नहीं ध्यान आ रहा है, लगभग 1020 से 1025 है। वैसे भी इसका जो तिथि है वो अलग ही है, सब जगह इसकी अलग ही मिलती है। ठीक है, तो सुई नामक राज्य था उस समय, वहां पर राजा का लोहाघाट में सुई नामक राज्य था जिस पर शासन कर रहा था ब्रह्मदेव। ठीक है, तो ब्रह्मदेव जो था उसने यहाँ पर शासन कर रहा था, तो उससे हराया था, ब्रह्मदेव को हराया था सोमचंद ने, और सोमचंद से फिर ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ठीक है, और चंपावत नामक जो छावनी जो थी वो दे दी थी सोमचंद को दहेज के रूप में, जहां पर चंपावत के जो राजभूंगा जो किला है वहां पर चंद्रवंश की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, सोमचंद के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि कत्यूरी राजाओं के अंतिम जो गढ़ जो था, मनीला गढ़ जो था, उस पर चंद राजा जो था बाज बहादुर चंद ने आक्रमण करता था। कत्यूरी राजाओं के बारे में कि खत्म करता है कौन, चंद राजा करते हैं। ठीक है, अंतिम गढ़ जिसका मनीला गढ़ रहा है उसको खत्म किया था बाज बहादुर चंद ने। कत्यूरी गढ़ जो था, मल्ल वंश था, अलग अलग जो शाखाएं जो थी वो धीरे धीरे उस शाखाओं को खत्म किसने किया था, चंद्रवंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, चंद्रवंश के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि चंद्रवंश बहुत बड़ा, सबसे बड़ा वंश जो रहा है कुमाऊं पर शासन करने वाला, वो चंद्रवंशी वहां पर बनता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा वही चलेगा। ठीक है, चंद्रवंश के बारे में, तो सुई नामक जो राज्य था लोहाघाट में, वहां पर ब्रह्मदेव शासन कर रहा था, जिसको हराया था सोमचंद ने, और सोमचंद ने जब उसको हराया तो ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद के साथ कर दिया, जिसके साथ ही राजभोगा के किले में, चंपावत के राजभोगा किले में ब्रह्मदेव ने यानी कि सोमचंद ने वहां पर स्थापना की थी चंद्रवंश की। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो में डिस्टर्बेंस हो गया था लाइट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रवंश की स्थापना करता है, और चंद्रवंश के बाद ही चंद्रवंश का ही एक शासक बनता है बाज बहादुर चंद, जिसने कत्यूरियों के जो अंतिम गढ़ मनीला गढ़ पड़ता है उसको उसने चंद्रवंश हरा कर उसने चंद्रवंश में इसको मिला दिया था। ठीक है, और स्थापत्य एवं मूर्ति कला का स्वर्णिम कहा जाता है। कत्यूरी राजवंश को क्या कहता है, स्थापत्य एवं मूर्ति कला का स्वर्णिम, स्थापत्य एवं मूर्ति कला का स्वर्णिम। कुमाऊं में स्थापत्य मूर्ति कला का स्वर्णिम कहा जाता है, स्वर्णिम कहा जाता है, वो कहा जाता है कत्यूरी राजवंश को। ठीक है, इसके बारे में
यानी कि हम कह सकते हैं उत्तराखंड का बोल सकते हैं इसको कि उत्तराखंड में स्थापत्य मूर्ति कला का स्वर्ण जो है वो कत्यूरी राजवंश को माना जाता है। अगर इसमें बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो था उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने कराजन पर्वत जो था उसने एक अभियान किया था, और जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था कि कराजन पर्वत उसने कुमाऊं को ही कहा है, यानी कि कुमाऊं पर उसने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो उसके बारे में जानकारी मिलती है हमें तारिक ए फिरोज शाही या इब्न बतूता जो आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, उसकी पुस्तक बनती है रहला। ठीक है, तो इब्न बतूता यानी कि इब्न बतूता कब आया था, 1333 में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और उसी के समय में उसने एक पुस्तक लिखी है रहला। तो रहला नामक पुस्तक है मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो आया था, रहला पुस्तक लिखी है इब्न बतूता ने। ठीक है, जो कि इब्न बतूता ने लिखी है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और इसकी जानकारी से हमें पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, यानी कि कराजन पर्वत के रूप में इसको उल्लेख वहां पे मिलता है। ठीक है, तैमूर जो है, तैमूर की जो आत्मकथा है मुल्फुजात तैमूरी से भी हमें ज्ञात होता है कि उसने जो उसका जो युद्ध जो था उसने यानी कि गढ़वाल पर आक्रमण किया था, और उसका जो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था गंगा द्वार के पास, जो बहरूज नामक एक राजा थे उससे उसका पहला युद्ध हुआ था, और दूसरा उसका युद्ध हुआ था सिरमौर के राजा रत्नसेन के साथ उसका दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, और तैमूर लंग को उसने हराया था 1198 में, कहाँ पर हराया था, हरिद्वार में हराया था। ठीक है, और जिया रानी से भी तैमूर लंग हार गया था। ठीक है, तैमूर लंग जो थी जिया रानी ने उसको हरा दिया था रानीबाग क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन बाद में उसको उनको मार दिया गया था, धोखे से उनकी हत्या कर दी गई थी जिया रानी की, लेकिन जिया रानी ने पहले क्या किया था, तैमूर लंग को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, तारीख मुबारक शाही जो है, तारीख मुबारक शाही में भी हमें फिरोजा तुगलक के साथ जो समय जो है, यानी कि फिरोजा तुगलक जो रहा है, तो उससे पता चलता है कि कटेहर जो राजा जो रहे हैं उन्होंने जो सरदार जो था खड़ियू ने भी कुमाऊं में क्या थी, शरण ली थी। ठीक है, तो फिरोजा तुगलक के समय जो थे कटेहर के विद्रोही सरदार जो रहे हैं खड़ियू ने भी क्या किया था, कुमाऊं में शरण ली थी। ठीक है, तो ये था आपके पास कत्यूरी राजवंश के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।